फर्स्ट ईयर हिंदी मीडियम। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको कोवलेंट बॉन्ड यूनिट करवा रही हूँ, जो कि है आपकी यूनिट सेकंड। ठीक है, तो इस यूनिट सेकंड में जो आज नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा वेस्पर। वीबीटी हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें काफ़ी सारे टॉपिक आपके हो चुके हैं, जैसे संकरण वगैरह मैंने आपको बता दिया था और सारे प्रकार संकरण के हो चुके हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह भी हमने किए थे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो वेस्पर को हम स्टार्ट करते हैं आज। वेस्पर, अच्छा हिंदी में भी क्लास चाहिए। तो वेस्पर का पूरा नाम होता है संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जो नाम है अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरी का नाम है और मैं आपको बताना चाहूंगी देखिए वेस्पर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें पूरा कंप्लीट 10 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको उस चीज को याद रखना है और उसी हिसाब से अपने क्वेश्चन को प्रिपेयर रखना है। ठीक है, तो देखिए वेस्पर में सबसे पहले गिलेस्पी नायगोन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये वेस्पर थ्योरी दी और एक्चुअली दी तो किसी और के द्वारा दी गई थी, लेकिन कुछ करेक्शन के बाद जो एक्चुअल जो थ्योरी बनी वो गिलेस्पी नायगोन की थ्योरी बनी। अगर आपके पास पेपर में लिखा हुआ आए कि गिलेस्पी नायगोन थ्योरी के बारे में बताएं तो आपको वेस्पर के बारे में ही लिखना है। ठीक है, तो जो अकार्बनिक अणु होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं, उनके त्रिविम रसायन को समझाने के लिए यह सिद्धांत दिया गया गिलेस्पी नायगोन के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई अणु होता है, जैसे कोई अणु है, हमने मान लिया फॉर एग्जांपल मीथेन का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो इस अणु की ज्यामिति क्या होगी वह निर्भर करेगी कि केंद्र परमाणु के साथ किस प्रकार के बंदी परमाणु जुड़े हुए हैं। इस बंदी परमाणु जो कि है हाइड्रोजन, उस पर निर्भर करती है केंद्र परमाणु की ज्यामिति। सॉरी यहाँ पे आकृति की बात कर रहे हैं। ठीक है, वीबीटी में हम बात करते थे ज्यामिति की, जबकि वेस्पर में हम बात करते हैं आकृति की। ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, करेक्शन थोड़ा सा, आकृति की हम बात करते हैं वेस्पर में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, कोई भी युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, लोन पेयर उपस्थित नहीं होता है। मिथेन वाले केस में सारे के सारे बंदी परमाणु मौजूद है, तो यहाँ पर आकृति और ज्यामिति समान रहेगी। तो जो इसका स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से अगर हम मान लेते हैं तो यहाँ पे सिग्मा पर कितने 4 बन रहे हैं ना, तो ये हो गया sp3। sp3 की जो ज्यामिति होती है वो क्या होती है चतुष्फलकीय। तो यहाँ पर ज्यामिति ही रहेगी, आकृति नहीं आएगी, क्योंकि आकृति जब आती है जब लोन पेयर की उपस्थिति रहती है। ठीक है, सेकंड केमिस्ट्री से कौन बता देती हूँ आपको, जैसे कि एक है अमोनिया NH3। ठीक है, NH3 वाला केस आपने पहले सॉल्व किया हुआ है, मैं इसको सेपरेट सॉल्व करके बता दूंगी। अभी बस मैं आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ, तो आप बस समझने के हिसाब से देखें। तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, इसके अलावा हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो NH3 है उसमें भी हम कह सकते हैं
sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण मौजूद है, पर यहाँ पर लोन पेयर मौजूद है नाइट्रोजन के पास। तो लोन पेयर की उपस्थिति के कारण जो ज्यामिति है जैसे कि होनी चाहिए चतुष्फलकीय, तो यहाँ पर आकृति चतुष्फलकीय नहीं रहेगी, कुछ और आकृति बनेगी जो कि जैसे पिरामिडल होती है वो आकृति आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जो लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, ठीक है, इस तरह से। अब ये लोन पेयर एक परमाणु के ऊपर अभिविन्यासित होता है, पूरी तरह से अपना कह सकते हैं अपना स्थान ग्रहण किए रहता है। आपको ये नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो लोन पेयर जो होता है एक परमाणु के ऊपर पूरी तरह से रखा हुआ रहता है, एक तरह से हम कह सकते हैं इसी को घेरे हुए रहता है। तो इस वजह से इसका आकार बड़ा हो जाता है, जबकि जो बंदी परमाणु के इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन जो बंदी परमाणु और यहाँ पर संचित हुए हैं, बॉन्ड बना है, तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है बराबर उनका भाग रहा है, इस तरह से समझ लें। या फिर आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इन दोनों परमाणु के ऊपर घिरा हुआ है, ठीक है, एक परमाणु के ऊपर नहीं है। जबकि लोन पेयर जो होता है वो एक ही परमाणु के ऊपर अभिविन्यासित होता है। जब एक ही परमाणु के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन अभिविन्यासित है तो उसका आकार क्या होता है? बड़ा हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अब भी बड़ा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अब बड़ा होने की वजह से वह पास मौजूद बंदी परमाणु को प्रतिकर्षित करता है, और जो ज्यामिति चतुष्फलकीय थी अब यहाँ पर आकृति हो जाती है पिरामिडीय, ठीक है। लोन पेयर ऊपर की तरफ रहेगा, जबकि नीचे के तीनों बॉन्ड जो है वो नीचे की तरफ आएंगे, कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपने देखा भी होगा ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर लोन पेयर और जो बॉन्ड पेयर है वह बताता है कि किसी भी अणु की ज्यामिति क्या बनेगी, ज्यामिति के बाद जो आकृति बन रही है वो क्या बनेगी, वह निर्भर करता है कि बंदी परमाणु यानी बॉन्ड पेयर या फिर लोन पेयर के ऊपर, ठीक है। तो इसके अलावा एक चीज और बंदी परमाणु और लोन पेयर के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा कि निर्भर कर रहा है कि किसी भी अणु की ज्यामिति क्या होगी। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इनमें भी प्रतिकर्षण होता है। सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होता है लोन पेयर और लोन पेयर के मध्य, ठीक है। उससे कम प्रतिकर्षण होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के मध्य, और सबसे कम प्रतिकर्षण होता है बॉन्ड पेयर के मध्य, यानी बंदी परमाणु के साथ जो बल बनता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स को दिया जाता है। जैसे मैंने बताया था ना कि कार्बन के केस में ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हो गए वो बॉन्ड पेयर कहलाएंगे, जबकि नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है उसे मैं एलपी लिख रही हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो ये तो क्रम हो गया प्रतिकर्षण का। अब देखिए सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण मैंने बताया किसमें होता है? लोन पेयर में। तो यानी सबसे ज्यादा विकृति जो संरचना में आती है या आकृति जो बदलती है वो सबसे ज्यादा ऐसे अणु की बदलती है जिसमें लोन पेयर एक से ज्यादा मौजूद हो, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन अब का आकार बड़ा हो जाएगा, जिससे वह प्रतिकर्षित करने लगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये तो क्रम होता है। इसके अलावा एक चीज मुझे बतानी है कि जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होता है, किसी भी केंद्र परमाणु से जुड़े हुए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जितने भी हैं वह कुछ इस प्रकार से अभिविन्यासित रहते हैं कि वहां पर प्रतिकर्षण सबसे कम हो, यानी उनकी जो कह सकते हैं कि पूरा ओरिएंटेशन अभिविन्यास कुछ इस प्रकार से होगा कि प्रतिकर्षण न्यूनतम और स्थायित्व अधिकतम हो, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आप लिखें थोड़ा सा थ्योरी के बारे में।
गिलेस्पी तथा नाइकोन ने सर्वप्रथम अकार्बनिक अणुओं के द्रव्यम रसायन को समझाया। ठीक है, इसके आगे जैसे ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपको थोड़ी ज्यादा अच्छे से याद रहेगी। पहला पॉइंट तो ये हो गया। इसके अलावा सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा, किसी भी अणु या आयन के लिए जो केंद्र परमाणु होता है वेस्पर के अनुसार किसी अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु से जुड़े बंदी परमाणु तथा इलेक्ट्रॉन युग्म पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म या फिर मैं कह सकती हूँ कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, दो तरह के इलेक्ट्रॉन युग्म है। एक तो बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म है और दूसरे है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। उनकी संख्या कितनी है वह दर्शाती है, उसी पे हम कह सकते हैं कि आवृत्ति पूर्ण रूप से निर्भर करती है। अगर बंदी परमाणु और बंदी परमाणु और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों के दोनों मौजूद हैं, ठीक है, सबसे पहले आप इसको नोट करिए, उसके बाद इसकी लाइन लिखा देती हूँ।
कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म जो कि दो परमाणु के मध्य साझित होता है, जबकि दूसरा होता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो एक परमाणु के ऊपर अभिविन्यासित होता है। तो ये दोनों बताते हैं कि किसी भी अणु के लिए आवृत्ति क्या होगी। तो जो अणु होगा वह अपने बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म और दूसरे जो है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उनको इस तरह से अभिविन्यासित करता है कि उनके मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम हो जबकि स्थायित्व अधिकतम हो। किसी अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु से जुड़े बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म तथा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या पर निर्भर करता है। कितनी संख्या में जुड़े हुए हैं। यह इलेक्ट्रॉन युग्म आगे लिखें, यह इलेक्ट्रॉन युग्म स्वयं को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि उनके मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम तथा स्थायित्व अधिकतम हो। ठीक है, तो देखिए वैस्पर में कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले तो हमने इसके बारे में जान लिया कि वैस्पर मुक्ति क्या है, किसके द्वारा दी गई है और इसमें एक्चुअली क्या बताया गया है। वैस्पर में बताया है कि किसी भी अकार्बनिक अणु की आयन की, जरूरी नहीं सिर्फ अणु ही हो, आयन भी हो सकते हैं यहाँ पे, उनकी आकृति किस प्रकार से होगी और वो किस प्रकार से निर्भर करती है कि उस केंद्र परमाणु के साथ एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म की कितनी संख्या जुड़ी हुई है। ठीक है, तो दोनों ही जो है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म वह मिलकर हम कह सकते हैं किसी भी अणु की आकृति बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसको परिभाषा को समझ लें या फिर आप इसका ये समझ लें कि शॉर्ट नोट टाइप का है वैस्पर के बारे में, और उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से यहाँ पर नियम है। ठीक है, नोट करें।
ठीक है, तो इसमें आपको कुछ बातें याद रखनी है। वेस्पर में सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि इसे एक गिलेस्पी नायलॉन थ्योरी भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि आपको गिलेस्पी नायलॉन सिद्धांत के बारे में बताना है तो आपको वेस्पर के बारे में ही लिखना है, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पर इस जो थ्योरी है उसमें आकृति की बात की जा रही है। आकृति जो कि निर्भर करती है कि अणु में जो केंद्र परमाणु जुड़ा हुआ है, सिर्फ अणु में ही नहीं, आयन में भी जो केंद्र परमाणु होता है उसके साथ कैसे बंदी परमाणु जुड़े हुए हैं या फिर लोन पेयर जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ पर दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे तो आकृति अलग होगी, जबकि सारे के सारे अगर बंदी परमाणु ही होते हैं तो आकृति ज्यामिति के समान ही रहेगी। ठीक है, तो पहला नियम जो है इसका वेस्पर का, वो देखिए। ठीक है, तो पहला जो नियम है, देखिए वेस्पर के कुल 5 नियम मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। पांचों नियम पे भी एक क्वेश्चन सेपरेट बन जाता है। कई बार आपसे 10 नंबर के क्वेश्चन में आपसे 5 नियम ही पूछे जा सकते हैं, वेस्पर सिद्धांत और इससे जुड़े हुए नियम के बारे में बताइए। कुछ बुक्स में 5 से ज्यादा नियम भी दिए हुए हैं, लेकिन अगर हम उनको देखना चाहें तो जो 6 नियम है वो भी 5 नियम में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो नियम है वेस्पर का वो कुछ इस प्रकार से है कि अगर केंद्रीय परमाणु के साथ केवल बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म जुड़े हुए हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं जुड़े हुए, ठीक है, यानी सिर्फ बॉन्ड पेयर मौजूद है सेंट्रल मेटल के साथ, लोन पेयर नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो अणु की जो आकृति है वह समान ही रहेगी, जो कि किसी केंद्र परमाणु की होनी चाहिए जिसके साथ बॉन्ड पेयर जुड़े रहते हैं। ठीक है, वह निर्भर करेगी आकृति की उसके साथ कितनी संख्या के बॉन्ड पेयर जुड़े हुए हैं। एक एग्जांपल के लिए, जैसे कि sp3 के लिए हमने देखा था कि ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर लोन पेयर उपस्थित नहीं है, कोई ऐसा एग्जांपल है जैसे कि हो गया CH4 का, तो हम कह सकते हैं कि ज्यामिति में कोई विकृति नहीं आएगी, यह अविकृत रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी चतुष्फलकीय रहेगा। और जो अगला नियम है उसमें हम ऐसे पढ़ेंगे कि अगर लोन पेयर मौजूद हो, किसी केंद्र परमाणु में लोन पेयर मौजूद है, तब विकृति आ जाती है, और विकृति का कारण मैंने आपको भी बताया। ठीक है, तो सबसे पहले नियम के बारे में लिखते हैं हम। यदि केंद्रीय परमाणु केवल बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म से घिरा हुआ है, अर्थात एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित नहीं है, तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित नहीं है, उस अणु की ज्यामिति अविकृत उस अणु की ज्यामिति, सबसे पहले तो आप
ये नियमित अर्थात अविकृत होगी। अर्थात अविकृत होगी। जो उस अणु की जो उस अणु से जुड़े हुए बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या पर निर्भर करेगी। ठीक है, नियमित है, अविकृत है, कब? जब केवल बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो हम यहाँ पर पहला जो नियम है उसमें केवल ऐसे अणु की बात कर रहे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, तो वहां पर किसी भी प्रकार की कोई विकृति नहीं आने वाली है। ज्यामिति जो है वो नियमित ही रहेगी जैसी की होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इस नियम को नोट करें। उसके बाद मैं आपको सारणी बना के ज्यामिति और शंकरण के बारे में बता दूंगी, कौन से शंकरण की कौन सी ज्यामिति आती है उसको हम देख लेंगे। नोट करें। जहां पर ऐसे अणु आते हैं जिनके केंद्रीय परमाणु से केवल बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म जुड़े हुए हैं, ना कि लोन पेयर। लोन पेयर एक भी मौजूद नहीं है, इस वजह से कोई विकृति नहीं आ रही है। ज्यामिति वैसी की वैसी रहेगी जैसे कि होनी चाहिए। ठीक है, नियमित। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो PCl5 इस वाले केस में आ जाएगा। CH4 ये शंकरण में हम इनको सॉल्व करके देख चुके हैं और हमें पता लगा था कि यहाँ पर लोन पेयर मौजूद नहीं है। आप देखना चाहें तो एक बार अपने पन्ने पलट के देख सकते हैं। जो CH4 का एग्जाम्पल था ये था sp3 का, जबकि ये था sp3d का। इसके अलावा BF3 में भी लोन पेयर उपस्थित नहीं था, BeCl2 में भी लोन पेयर नहीं था। ठीक है, इस तरह से कुछ एग्जाम्पल है। इन सभी एग्जाम्पल में लोन पेयर या फिर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं थे, केवल यहाँ पर केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़े हुए थे बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पर ज्यामिति नियमित ही रहेगी। जैसे PCl5 के केस में ये हो जाएगा sp3d शंकरण, और sp3d शंकरण के लिए हम जानते हैं कि जो ज्यामिति होती है वो होती है त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। ठीक है,
CH4 वाला केस जो है इसमें sp3 है तो ज्यामिति आती है चतुष्फलकीय। इसके अलावा BF3 में आपको याद होगा कि sp2 संकरण आया था, ठीक है, आपको याद होगा sp2 संकरण आया था। तो ज्यामिति होती है त्रिकोणीय। नीचे वाला जो केस है BeCl2, यहाँ पर sp संकरण था, इस वजह से रेखीय ज्यामिति होती है, ठीक है। अब एक चीज और बतानी है मुझे यहाँ पे, देखिए ज्यामिति में विकृति क्यों नहीं आई, क्या कारण है उसके पीछे। देखिए जो बंदी परमाणु जुड़े होते हैं, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा नीचे समझा दीजिए, एक हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। जब भी बंध बनता है तो दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन को सांजित कर रहे हैं, जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पे एक सहसंयोजक बंध है, ठीक है। तो जो बंध निर्माण में इलेक्ट्रॉन सांजित हुए हैं वह इन दोनों परमाणुओं के मध्य उपस्थित है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे नहीं, एक परमाणु पे नहीं, दोनों परमाणुओं के ऊपर अभिविन्यासित है, ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो इस कारण से इनका जो इलेक्ट्रॉन अवयव है वो इस तरह का आएगा, जो कि सभी परमाणुओं को, जैसे कि CH बंध जो बना हुआ है वह H परमाणु पे भी एक इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा, कार्बन पे भी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यानी ये जो दो इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बंध का निर्माण किया है वह दोनों पर अभिविन्यासित है। तो इस कारण से प्रतिकर्षण कम है, ठीक है, प्रतिकर्षण कम है तो ज्यामिति जो है वो नियमित ही रहेगी, जो कि होनी चाहिए उस संकरण के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया नियम पहला। इसके बाद मुझे इसकी सारणी और बनवानी है, जिसके बारे में मैं आपको जो सारणी है वो नेक्स्ट वीडियो में बनवा दूंगी। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।